हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी। सो एज यू ऑल नो कि घोस्ट बैच में हमने चीज़ों को कंप्लीट करना शुरू कर दिया है। ज्योग्राफी ऑन द वे है। आई नो कुछ दिन से लेक्चर्स थोड़े से डिले हो रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, आगे टाइम से ही चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा, है ना। आई थिंक ज्योग्राफी के भी अराउंड 14-15 लेक्चर्स हो गए हैं। साइंस में, फिजिक्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी को, लाइट को, साउंड को हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग ग्रेविटेशन को कवर करने वाले हैं एंड आई थिंक कुछ हमारे 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं फिजिक्स में, जिनको कि मैं कॉम्प्रिहेंसिवली, जैसा कि हमने कवर किया है पिछले चैप्टर्स को, उनको भी हम कवर कर लेंगे बहुत ही कम टाइम फ्रेम में। उसके बाद फिर हम अपने बायो वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, ताकि जिनको बायो में प्रॉब्लम होती हो उनको वो ना हो, है ना। तो आज हम ग्रेविटेशन को डील करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। अगर समझ में आती है, आप वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एट द सेम टाइम, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, यू कैन लीव योर कमेंट कि आपको किस तरह का लगा वीडियो, क्या आप चाहते हैं, या फिर कुछ भी आपका सजेशन हो, जस्ट यू कैन गिव मी, है ना। और मैं देखता हूँ सारे कमेंट्स को, है ना। भले रिप्लाई नहीं होता या फिर लेट रिप्लाई होता है, बट मैं पर्सनली अपने बिहाफ पे देख रहा होता हूँ कि क्या मैसेजेस हैं आपके, है ना, क्या कमेंट है उस चीज़ के ऊपर। तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन यू मस्ट गिव योर ओपिनियन, योर व्यूज अबाउट दैट पर्टिकुलर वीडियो, या फिर अगर कुछ भी और भी आप बताना चाहते हैं। एट द सेम टाइम, वन मोर थिंग, बिग डैडी प्रोग्राम जो है वो ऑन गोइंग है। वहाँ पर हमने ज्योग्राफी सेक्शन को स्टार्ट कर लिया है ना। और बहुत ही जल्दी हम उसको कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है और दे वांट कि उनको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिले हर एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में फिर पर्टिकुलरली अगर किसी चैप्टर के बारे में मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल अगर हम साइंस कर रहे हैं तो साइंस में भी फिजिक्स में अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं तो सारे ही पीवाईक्यूज वहां पर अवेलेबल होते हैं। एक पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन के साथ डील कर रहे होते हैं, ताकि हमें क्लियरिटी मिल पाए कि उस चैप्टर से एक्चुअली में कितने, कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इसलिए हम उसको वहां पर कर रहे होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, अगर आपको चाहिए तो वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, है ना। तो एज आई ऑलवेज से 3 पिलर्स होते हैं टू क्लियर द एग्जामिनेशन। पहला, पढ़ाई, जो कि हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी गेन कर रहे होते हैं पढ़ के। दूसरा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। और तीसरा होता है मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्पेशली पीवाईक्यूज का, ठीक है। तो ये 3 पिलर्स हैं। अगर ये अच्छे हैं तो यू कैन क्लियर एनी एग्जामिनेशन, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है अगर कोई पिलर वीक रह गया तो, ठीक। बातें हो गई हमारी, जंप करते हैं सीधे चैप्टर के ऊपर। और उम्मीद है कि पसंद आएगा आपको ये वाला। यहाँ से आप मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, बट जनरली 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। शुरू करते हैं भाई। अब मेरा नाम प्रद्युम है और ये आपका टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। आप इसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आप चैनल के ऊपर चले जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं यहाँ के अनोटेड PDFs। ये वाला जो PDF मैं पढ़ाऊंगा, इसके PDF मैं वहां पर डाल दिया करता हूं, ताकि आप वहां से डायरेक्टली ले पाएं। तो अगर आप चाहें तो खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। मैं सारी चीज़ें खुद हैंड रिटन ही होती हैं मेरी, है ना। वैसा कुछ छाप के नहीं लाता, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होता। बस मैं अपना जो भी मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है मैं लिख देता हूं, ताकि वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, ठीक। शुरू करते हैं भाई, ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है, या फिर ग्रेविटी क्या है? एक टाइप का फोर्स है ना। तो अगर आप मेरे से पूछो कि सर ग्रेविटी ही सिर्फ फोर्स है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं यार। देखो, टोटल ना 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं हमारे। कितने? टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। अब आप बोलेंगे सर कौन कौन से होते हैं, ये भी बता दीजिए। मैं बोलूंगा पहला होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और चौथा होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने आप में ही एक वीक फोर्स माना गया है। आज हम इसी को पढ़ रहे होंगे, है ना। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, सारी चीजों को पढ़ रहे होंगे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने आप में ही एक वीक फोर्स माना गया है, ठीक है। अब ये आप सोचिए कि वीक होने के बावजूद हमें कितना सारा फ्यूल बर्न करना पड़ता है, ताकि एक रॉकेट अपने ऑर्बिट से बाहर निकल पाए, या फिर अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर निकल पाए, ठीक है, ताकि वो वापस से अट्रैक्ट ना हो पाए, है ना, धरती पे ना आ जाए। कितना हमें फ्यूल बर्न करना पड़ता है। या फिर आप जो वॉक कर पा रहे होते हैं बढ़िया, जमीन से चिपक के चल रहे होते हैं, या फिर गाड़ियां चल रही हैं, है ना,
वीक होने के बावजूद भी ये किस टाइप का फोर्स है कि आप इतना लग के चल रहे होते हैं जमीन के साथ। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये जो ग्रेविटी है, ये जो ग्रेविटी है इसको किसने डिस्कवर किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है न्यूटन। क्या नाम है? न्यूटन। तो इसका नाम है न्यूटन और इन्होंने ही डिस्कवर किया था। एक बहुत ही प्रचलित कथा है इसके पीछे, स्टोरी है कि एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे साइंटिस्ट साहब, और साइंटिस्ट साहब को ऊपर से एप्पल गिरा, उनके सर पे लगा, तो उन्होंने कहा कि चलो ग्रेविटी को डिस्कवर किया जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटी उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, उन्होंने बस बताया ये कॉन्सेप्ट को, है ना, कि किस तरह की होती है, क्या होता है इसमें, कैसे होती है। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हैं कि ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी होती क्या है एक्चुअली में, अब उसके बारे में बात करें अगर, तो अगर सिंपल सा डेफिनेशन में बताऊं तो जो ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट करती है अर्थ किसी भी बॉडी के ऊपर, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्या बोला मैंने? जो ग्रेविटेशनल पुल है जो कि अर्थ एग्जर्ट कर रही होती है किसी बॉडी के ऊपर, उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। लिखवा दूं क्या? देखो, लिखो, दी ग्रेविटेशनल पुल, स्पेलिंग का देख लेना यार, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखूंगा, exerted by the earth is called gravity। ठीक है, आप चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं, मैं पीपीटी इसलिए नहीं बनाता हूं ताकि आप मेरे साथ रनिंग हैंड में अगर लिख लेना तो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स की बात अलग होती है। ठीक, तो क्या बोला मैंने? ग्रेविटेशनल पुल कौन एग्जर्ट कर रहा होता है? अर्थ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। या फिर मैं इसको यूं भी बोल सकता हूं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब यहां से आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि भैया जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और जो हमारी ग्रेविटी होती है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी जो है वो सेम चीज है, लेकिन अगर हम थोड़ा डीप जाएं इनके डेफिनेशंस में तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में लग रहा होता है ना। जो हमारा यूनिवर्स है उसमें जितनी भी बॉडीज हैं उन दो बॉडीज के बीच में हमारा जो फोर्स लग रहा होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ लगा रही होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। आई होप जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। आई होप डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। चलो आगे देख लो, नहीं क्लियर हुआ तो हो जाएगा, है ना। क्या बोला मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में? कि भाई ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि दो बॉडीज के बीच में लग रहा होता है ड्यू टू देयर मास एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन यहीं अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, सिर्फ यहां पर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं कि क्या है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, दो बॉडीज के बीच में लग रहा होता है, यूनिवर्स में हर जगह होता है ये प्रेजेंट। ठीक है, और ये दो बॉडीज मतलब हर जगह लग रहा होता है। लेकिन अगर हम ग्रेविटी की बात करें स्पेसिफिकली, तो वहां पर मैंने क्या बताया था ग्रेविटी के बारे में? कि ग्रेविटेशनल पुल जो सिर्फ अर्थ लगाती है बॉडीज के ऊपर, उसे हम ग्रेविटी बोल रहे होते हैं। डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ होगा अब, है ना। तो मान लो यहां पर मैंने दो बॉडीज ली हैं। ठीक है, दो बॉडीज जिनके पास कुछ मास है ना, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, है ना। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना। देखो अब यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां दो बॉडीज हैं जिनका की मास जो है वो m1 है और m2 है। ठीक है, m1 वाली जो बॉडी है वो f1 मास लगा रही है और m2 वाली जो बॉडी है f2 मास लगा रही है, फोर्स लगा रही है, सॉरी। m1 वाली जो बॉडी है जिसके पास मास m1 है वो फोर्स f1 लगा रही है। m2 वाली बॉडी जिसके पास मास m2 है वो f2 फोर्स लगा रही है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रही हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई कौन सबसे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? तो सर क्लियरली देख पा रहे हैं कि m1 का मास ज्यादा है, m2 का कम है थोड़ा, है ना। आप देख पा रहे हैं कि m1 का मास ज्यादा है, m2 का थोड़ा कम है। तो फोर्स किसका ज्यादा होगा? बताइए आप अपने आप से। तो आपका पता नहीं मुझे आंसर क्या है, आई डोंट नो, क्योंकि लाइव होता तो मैं जरूर देख लेता, बट यहां पर मैं बता देता हूं, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई m1 बॉडी है, यहां पर m2 बॉडी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, है ना, बताओ किसका फोर्स ज्यादा होगा, है ना। क्या f1 फोर्स ज्यादा होगा या फिर f2 फोर्स ज्यादा होगा? बता दो मेरे को। तो आपका आंसर होना चाहिए, यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ काम आता है। कौन सा लॉ काम आता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ काम आता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है सर? न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है,
यहां पर फोर्स बताने के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को फॉलो कर रहा होता है। क्या बोलता है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई होप कि ये याद होगा, है ना, क्योंकि यही सिंपलेस्ट लॉ है इसका, न्यूटन का। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो F1 जो हो जाएगा वो मेरा F2 के बराबर हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों फोर्सेस तो इक्वल है ना। और यहां पर अगर मैं माइनस साइन डाल दूं, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अगर कोई फोर्स इस साइड से लग रहा है तो दूसरा फोर्स इस साइड से लग रहा होगा, तभी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। समझ में आया मेरी बात? ठीक। अब ऐसा नहीं है कि बॉडी बॉडी है तो ज्यादा पुल करेगी, ऐसा होता तो फिर मान लो अर्थ है और सन है ना, तो अर्थ सन की तरफ खींचे चला जाता, क्योंकि सन तो काफी बड़ा है अर्थ के मुकाबले। इसलिए कहते हैं कि एक म्यूचुअल फोर्स है, ये दो वस्तुओं के वजह से लग रहा होता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल, जिस फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है उसी फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर किसी का फोर्स ज्यादा होता, मान लो अर्थ का साइज बहुत बड़ा है इस हिसाब से, तो है ना, मास बहुत ज्यादा है, तो फिर तो मून को हमारे पास खींच लेना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो जिस फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही होती है उसी फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए यहां से। कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए? क्वेश्चन है कि मान लो कि हमारे पास एक छोटी सी बॉल है ना, मान लो हमारे पास एक छोटी सी पिंग पोंग वाली बॉल है। ठीक है, आपने इसको उछाला हवा में, या फिर आपने क्रिकेट बॉल को ऐसे हवा में उछाला, ये आपकी धरती है, ये आपकी बॉल है, बॉल यहां तक गई। तो आप बोलो कि सर अगर म्यूचुअल फोर्स है तो फिर हमेशा ही बॉल धरती की तरफ क्यों आती है? कभी कभी धरती को भी ऊपर चले जाना चाहिए, अर्थ को भी कभी कभी ऊपर चले जाना चाहिए, है ना। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत लेजिट सवाल है भाई, ऐसा कुछ भी गलत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां पर आता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या आता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है सर? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या कहता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बात यह है कि फोर्सेस तो इक्वल है ना, तो जिस बॉडी का मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कि भैया फोर्सेस तो इक्वल हैं, जो फोर्स ये वाला है, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा है ना, लेकिन जिस बॉडी का मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो कोई ये चीज है, ये 5 kg का है, और ये कोई चीज है ये 10 kg का है। ठीक है, यहां पर भी आप फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन, यहां पर भी आप फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन। किसको इजी होगा धक्का देने में? ऑब्वियस सी बात है 5 kg वाले का। 5 kg वाले को आप इजीली धक्का दे पाओगे, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि दोनों को हिलाने के लिए 5 न्यूटन फोर्स ही रिक्वायर्ड है ना। लेकिन इजी कौन सा पड़ेगा हमें? ऑब्वियसली छोटे वाला, है ना। अगर कोई दो वस्तुएं हैं, मान लो कि एक कोई ये वस्तु है, कोई एक ये वस्तु है, सब्जेक्ट है दोनों, है ना, ऑब्जेक्ट है। इसका वेट है मान लो 1 kg, इसका वेट है 5 kg। इसको भी आपको धक्का लगा के हटाना है, यहां पर लेकर आना है, इसको भी यहीं पर लेकर आना है। किसको आप इजी ले पाओगे? क्योंकि पहले वाले का मास कम है, वो सिर्फ 1 kg का है ना, तो कितना कौन सा इजी होगा? इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि पहले वाला इजी होगा, है ना। मास कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इजीली शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो बॉल है उसका मास कितना कम होगा सोचो, अर्थ के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा वो। इसीलिए जो है बॉल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, अर्थ बॉल की तरफ नहीं जाता है। समझ पा रहे हो? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द बॉल डज अट्रैक्ट द अर्थ, but according to the second law of motion, for a given force of acceleration is inversely proportional to mass of the object. क्या बोला मैंने? ये हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ था, न्यूटन्स सेकेंड लॉ था। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप चाहें तो आप इनको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, बॉल ने तो अट्रैक्ट किया होगा अर्थ की तरफ, ठीक है ना। बॉल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बॉल डज अट्रैक्ट द अर्थ, यानी कि बॉल ने भी अर्थ को अट्रैक्ट किया होगा। बट जो हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, कौन सा? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, वो क्या कहता है कि फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन
फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन जो है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टू दी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू दी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहां पर क्या है, जो बॉल का मास है वो निग्लिजिबली स्मॉल है, ठीक है, कैसा है वो? निग्लिजिबली स्मॉल है एज कंपेयर टू अर्थ। सो दैट हम देखते हैं कि भैया जो अर्थ है वो बॉल की तरफ नहीं चली जाती, बशर्ते बॉल जो है वो अर्थ की तरफ आ जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? यहां पर मैंने दो बातें डिस्कस की हैं। पहला न्यूटन्स थर्ड लॉ, उससे मैंने क्या बताया कि फोर्स, कि भैया दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी, यहां पर जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इक्वली फोर्स लगा रही होती हैं एक दूसरे पे, ठीक है, किसी का फोर्स ज्यादा किसी का फोर्स कम नहीं होता। दूसरा मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये बताया कि क्यों जो हमारा बॉल है वो भी अट्रैक्ट कर रहा होता है उसी फोर्स से, और अर्थ भी उसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन अर्थ क्यों नहीं चली जाती बॉल के पास? बॉल को ही हमेशा क्यों आना पड़ता है? तो इसलिए आना पड़ता है क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास हमारा स्मॉल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स हमारा बढ़ जाएगा। जो फोर्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, हमारा एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। बॉडी का अगर मास कम होगा, अगर बॉडी का मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अगर मैं कुछ और चीजें बताऊं कि भाई जैसे कि हमारा सारे प्लैनेट्स हैं, है ना, तो सारे प्लैनेट्स के पास भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ऑल प्लैनेट्स हैव देयर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ऑल प्लैनेट्स, उनके पास अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। अब सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे होते हैं, क्यों घूम रहे होते हैं? बिकॉज हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, द फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हमेशा याद रखना है। क्यों बार बार दोहरा रहा हूं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि समुद्र में टाइड्स बन रही होती हैं, है ना, क्या बन रही होती हैं? सी में टाइड्स बन रही होती है। क्यों बन रही होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टाइड्स? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सन और मून दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इनफैक्ट किसके फोर्स की वजह से? सन प्लस मून दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मून की फोर्स जो है वो ज्यादा लग रही होती है, ठीक है, टाइड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज जो मून जो है ना वो पास में होता है और अर्थ जो हमारा सन होता है वो दूर होता है, तो डिस्टेंस का भी काफी इंफ्लुएंस होता है। हम आगे इसको देख लेंगे। तो डिस्टेंस का भी काफी इंफ्लुएंस होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखो कि जो हमारा जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना उन सारे इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे होते हैं बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसकी वजह से। उसके बाद टाइड्स बन रही होती है, उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है ना। सन और मून दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स हमारी बन रही होती है, ठीक है। मून का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है भाई? बिकॉज वो पास में है अर्थ के, और जो हमारा सन है वो दूर होता है, ठीक है। आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़े, आ जाओ, चलो भाई आगे चलो। हाँ, तो अगला है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमने ये देखा कि भैया इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है फोर्सेस के बीच में। हमने ये देखा था कि ये फोर्स मान लो F1 है, ये फोर्स मान लो F2 है, कोई बॉडी मास M1 है वो लगा रही है ना। तो अगर ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, तो F1 इक्वल टू F2 हमारा हो जाता है, ठीक। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है, मतलब दोनों एक ही फोर्स है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जितना मास बढ़ेगा उतना ही फोर्स स्ट्रांग होता जाएगा, यानी कि मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा फोर्स। कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास M1 और मास M2 के। जो दो मासेज हैं हमारी, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनके जो अलग अलग मासेज हैं, जितना उनका प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना ही हमारा फोर्स भी स्ट्रांग होता जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यानी कि मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ठीक। नाउ अगर हम सन और मून को बराबर डिस्टेंस पे रख दें अर्थ के, ठीक है, कि मान लो भैया ये हमारा अर्थ है, यहां पर हमारा सन है और यहीं पर हमारा मून भी है, दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, तो किसका फोर्स ज्यादा होगा? अर्थ और सन का या फिर अर्थ और मून का? बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ और सन का, बिकॉज अर्थ और सन का मास ज्यादा है ना।
एक चीज का हमें ध्यान हमेशा रखना है। क्या ध्यान रखना है भैया? इंपॉर्टेंट चीज है अगेन ये, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही फोर्स वीक होता जाएगा। क्या बोला मैंने? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, है ना? यानी कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही हमारा फोर्स कम होता जाएगा, और जितना ही डिस्टेंस कम होगा उतना ही फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है। तो सन तो बहुत दूर है एज कंपेयर टू मून, इसलिए उसका इंपैक्ट भी कम होता है, और मून पास में है तो फोर्स कंपेरेटिवली ज्यादा लग रहा होता है अर्थ के ऊपर। इसीलिए मैंने बोला कि जो हमारी टाइड्स होती हैं, है ना, उनमें ज्यादा इंफ्लुएंस किसका होता है? इट्स ऑब्वियस कि मून का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सन। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पास में है। आर अगर हमारा बढ़ेगा तो फोर्स हमारा कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आर हमारा कम होगा, यानी कि डिस्टेंस हमारा कम होगा, तो फोर्सेस ऑब्वियस सी बात है कि वो बढ़ जाएंगी। ठीक बात है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? अगर इन दोनों को ही मैं कंबाइन करूं, तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूं इसको इस तरीके से? और इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि फोर्स इक्वल टू g, क्योंकि जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको अगर हटाना है तो आपको एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये g हमारा जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसको हम इस तरीके से फिर लिख सकते हैं। यही होता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या किया मैंने? बस इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया और यहां पर मैंने लिख दिया है। इस चीज को आप याद रखेंगे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू दी थी किसने? सॉरी, ये जी जो होता है क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अगर इसकी कोई वैल्यू पूछे आपसे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। ठीक है, और ये वैल्यू दी थी हेनरी कैवेंडिश ने। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, आई डोंट नो सीडीएस एनडीए में आया है या नहीं आया, बट कहीं तो मैंने देखा था। आई थिंक CSIR का कोई एग्जाम था, या फिर आई डोंट रिमेंबर, जियो साइंटिस्ट का कोई एग्जाम था, वहां पर पूछा गया था कि ये वैल्यू जो है वो कितनी होती है। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और जो इसकी वैल्यू है वो दी थी हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ओह, मैंने लिख रखा था, सॉरी। तो ये देख सकते हैं आप, है ना, मैंने बस वही सेम चीज लिखा हुआ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा जी। क्यों? क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आप हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ये जी हमारा वही कांस्टेंट है जिसको कि हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दी थी हेनरी कैवेंडिश ने। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, पहला तो आप वही देख सकते हैं कि आप चिपक के चल पाते हैं अर्थ से, है ना, बाइंड करता है ये हमें अर्थ के पास। ठीक है, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहां पर डाल दिया है। ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन है भाई? कि जो हमारा मोशन होता है मून का अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है सर? कोई बात नहीं, हम देख लेंगे अगर नहीं पता है आपको तो, है ना। द सेंट्रीपिटल फोर्सेज इज प्रोवाइडेड बाय द अर्थ। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून परस्यू अ स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। देखो, अब जो है हमारा अर्थ है ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है। ठीक है, तो जब सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं। कौन कौन सी? एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो अंदर की साइड, यानी कि कुछ इस तरीके से लग रही होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ बाहर की साइड लग रही होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां पर कोई मान लो एक पत्थर ले लो, पत्थर को एक साथ एक स्ट्रिंग में बांध दो और यहां से उसको फिर गोल गोल घुमाना शुरू करो। जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होता है ना, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये चीज। तो जो अर्थ का हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है उसकी वजह से जो हम घूम रही होती है अपने ऑर्बिट में मून, है ना, तो जो अंदर की साइड फोर्स लग रहा होता है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, और द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द अर्थ। कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? अर्थ। ठीक, अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता तो भैया ये मून जो है वो सीधा निकल गए होते कहीं पर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में हो गए होते, तो आपके पास कोई चंदा मामा भी नहीं होते। समझ पा रहे हैं? और मुझे उम्मीद है कि यहां पर डिफरेंस एटलीस्ट क्लियर हुआ होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में और ग्रेविटी के बीच में।
है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण क्या है? ग्रेविटी का इफेक्ट, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कारण है और ग्रेविटी उसका इफेक्ट है, ठीक है। ग्रेविटी इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अपने आप में बड़ी एंटिटी है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, और ग्रेविटी उसका एक पार्ट है, सबसेट कह सकते हो, ठीक है। चलो अगला अगर हम देखें, मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ, अराउंड द सन, सॉरी, क्यों हो रहा होता है? अभी मैंने बताया था कि सारे ही प्लैनेट्स के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अपना, ठीक है, बताया था ना भाई, ऑल प्लैनेट्स हैव देयर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइड्स का फॉर्मेशन जो हो रहा होता है, क्यों हो रहा होता है? ड्यू टू मून एंड सन, उनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है? मैंने बताया मून का ज़्यादा होता है। आई होप ये बातें क्लियर होंगी। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ आज, आई नो, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं जल्दी ना करूँ तो, एंड आई वांट टू फिनिश विद इन 1 आवर, क्योंकि फिर लोग देखना पसंद नहीं करते, ठीक है, तो वो चीज़ है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लेते हैं भाई। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, इसको हम लोग जी से डिनोट कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं? स्मॉल जी से हम लोग इसको डिनोट कर रहे होते हैं। अब अगर हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन भी आएगा, है ना, फोर्स के साथ तो एक्सेलरेशन भी आता है, और जो एक्सेलरेशन की बात यहां पर कर रहे हैं उसे हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? जी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। The acceleration produced in a body due to force of gravity is called acceleration due to gravity. सिंपल सा है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है बॉडी में, है ना, वो किसकी वजह से हुआ? ग्रेविटी की वजह से हुआ, इसी के लिए उसको हमेशा हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं और उसको जी से डिनोट करते हैं। कैसे? जी से। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, मजा आएगा। देखो मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये कोई हमारी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का मास स्मॉल एम है और अर्थ का मास जो हमारा कैपिटल एम है, ठीक। बॉडी को हमने ऊपर उछाला, ठीक है, एट पॉइंट मान लो यहाँ पर वो आ गई और यहाँ पर रुक गई, और हमने फोर्स लगा दिया है और वो जाकर उसका काइनेटिक एनर्जी कहीं खत्म हो गया, जीरो हो गया, और फिर वो अभी नीचे आ रही है, ठीक है। क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा? F इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, इतना लग रहा होगा, ठीक है। जो हाइट होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई दोनों के बीच में कितना हाइट है, अर्थ और हमारी बॉडी, तो हमेशा ही जो है हम डिस्टेंस को सेंटर से मेजर करते हैं। तो बॉडी का जो सेंटर है और यहाँ पर इन दोनों को हम लोग फिर मेजर कर रहे होते हैं, और ये हाइट मान लो h है, ठीक। क्या क्या सिनारियो बताया मैंने? मान लो हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारी कोई बॉडी है, बॉडी का मास स्मॉल एम है, अर्थ का मास जो है वो कैपिटल एम है, ठीक है। बॉल को हमने उछाला, अर्थ ने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, कितना लगाया? F इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। बॉडी का मास m था और जो हाइट तक गई है बॉल वो है h। कैसे मेजर करते हैं हम लोग? हमेशा हाइट और डिस्टेंस कह सकते हो, हमेशा सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो अर्थ ने बॉडी को खींचा होगा और बॉडी ने अर्थ को खींचा होगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि भैया म्यूचुअली फोर्स लगा रहे होते हैं वो लोग, और इक्वल एंड अपोजिट होता है वो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया। अर्थ कौन सा फोर्स लगाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, यही वाला फोर्स लगाएगी। जो ये एम है कैपिटल, वो मास ऑफ द अर्थ है, एम जो है वो मास ऑफ द बॉडी है, ठीक है, जो यहाँ पर है, ठीक, और ये जो डिस्टेंस बिटवीन देम आर, ठीक। तो इसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट होगी। किसकी वजह से? ये फोर्स की वजह से, जो कि अर्थ लगा रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट होगी। उसी एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। और बॉडी का कुछ मास क्या है? एम है। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन? कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, F इक्वल टू एम इंटू जी। लिख सकता हूं क्या? बस ये दोनों सेम चीज ही है। यहां पर हम सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, आमने सामने ले आऊं, F इज इक्वल टू एम जी और F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो किस तरह से लिख सकता हूं मैं? एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, जी इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। यहां पर क्या है भाई? जो हमारा कैपिटल एम है वो मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है। आर जो है हमारा, ये डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज है। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, समझ पा रहे हो?
यही होता है हमारा फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली भी लिख सकता था, बट छोटा सा एक्सप्लेनेशन से हमेशा चीजें याद रह जाती है। तो जो एक्सेलरेशन हमारा बॉडी के ऊपर आता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ पा रहे हो मेरी बात? और ये सिंपल सा उसका फॉर्मूला होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद रखना है हमें। ठीक है, मैं टू द पॉइंट यहाँ पर बातें कर रहा होता हूँ, है ना, कुछ भी घुमा के या फिर कुछ भी लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस कैसे आ रहे होते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं, प्लीज़ गो फॉर द PYQs। अगर आप PYQs सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो भी चीज़ पढ़ा रहा होता हूँ वो कितना सफिशियंट है। जो चीज़ें छूट जाती हैं या फिर मुझे लगता है कि क्वेश्चंस के साथ बेहतर समझा सकता हूँ, वो फिर मैं क्वेश्चंस के साथ भी करा रहा होता हूँ। तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको देखें तो वापस क्वेश्चन जाके सॉल्व भी करें जो मैं करवा रहा होता हूँ। और मैं क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले लेकर आता हूँ, फालतू क्वेश्चंस नहीं होते उसमें कि अरे F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, है ना। चलो ठीक, अब यहां से एक चीज आप समझ सकते हैं कि जी की वैल्यू, जो हमारी जी की वैल्यू होगी, ये सबके लिए सेम होगी। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर किसी दो ऑब्जेक्ट, लाइक मान लो एक फुटबॉल है एक टेनिस बॉल है, ऊपर दोनों को फेंक दिया आपने, तो वो सेम जी से नीचे आएंगे, है ना। अगर बीच में कोई एयर ड्रैग ना हुआ तो, है ना। एक चीज हमेशा याद रखना है कि अगर कोई हवा चल रही है या फिर एयर का कोई ड्रैग है नहीं है ना, तो मान लो एक बलून है ना, और एक कोई हार्ड सी बॉल है, तो आप बोलोगे कि नहीं यार ये तो बलून तो ऊपर ही रह गया, है ना, क्योंकि एयर था। तो अगर कोई भी दो बॉडीज है ना, किसी भी दो बॉडीज, लाइक एक फुटबॉल मान लो एक टेनिस बॉल मान लो, एक बड़ा बॉल एक छोटा बॉल है ना, अगर दोनों को ऊपर फेंकेंगे और दोनों सेम जी से नीचे आएंगे, अगर कोई बीच में एयर ड्रैग वगैरह नहीं हुआ तो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलो यार, ओए, हो गया ठीक। तो अगर मैं बात करूं, क्या बताया मैंने, जी इक्वल टू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, मतलब जी की वैल्यू जो है, ये जो जी है, ये वैल्यू बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। किसके ऊपर? बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, बॉडी के मास के ऊपर यानी कि स्मॉल एम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है। डिपेंड करती है किसके ऊपर? कैपिटल एम यानी कि अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर इन्हीं में आप जब सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, यानी कि जी की वैल्यू जब आप पुट करोगे, क्या होती है जी की वैल्यू? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब आप कैपिटल एम की वैल्यू पुट कर दोगे, क्या होती है? 5 आई थिंक 97 इंटू 10⁻24 kg। क्या है ये? मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। जब आप इनको पुट कर दोगे वैल्यूज, तो जो जी की वैल्यू आती है हमारी, जी की वैल्यू जो आती है वो आती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को भी याद रखना है, जिसको कि आप जनरली इजी करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, डायरेक्टली हो जाएगा, है ना, उस तरीके करते हो आप। ठीक, आई होप जितनी बातें मैं कर रहा हूँ उतनी बातें आपको समझ में भी आ रही है ना। क्या क्या बताया मैंने? इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, हमें याद रखना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है हमें पता चला, है ना। क्या होती है भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर आ रहा है, क्यों आ रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अपना, किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसमें बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या फॉर्मूला होता है? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल जी क्या है हमारा, और कैपिटल एम क्या है हमारा, और आर क्या है हमारा। ठीक है, कैपिटल जी है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम है हमारा मास ऑफ द अर्थ, और आर क्या है हमारा? डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज। समझ पा रहे हो? जब इनकी वैल्यूज को पुट करोगे तो जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बात है? कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूं अर्थ के लिए, सॉरी मून के लिए और सन के लिए, तब क्या होता है सर? अगर मैं जी की बात करूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूं, किसके लिए? मून के लिए और सन के लिए, तब क्या होता है? तो जब मैं मून की बात करता हूं तो 1/6 ऑफ द अर्थ होता है वो। अगर मैं कैपिटल स्मॉल जी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के लिए बात करूं तो अर्थ के 1/6 टाइम होता है वो। ठीक, इसको भी याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और अगर वही मैं सन के केस में बात करूं तो ये कितना होता है? 28 टाइम्स टू दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब आप बोलोगे यहां पर कम क्यों होती है? तो कम होती है बिकॉज ग्रेविटी डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर।
किसके ऊपर डिपेंड करती है? ग्रेविटी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। पहला, जो प्लैनेट का मास कितना है, प्लैनेट्स का मास कितना है, और दूसरा होता है कि उसका रेडियस कैसा है। इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसीलिए इसका कम होता है और सन का ज़्यादा होता है। ठीक, आई होप क्लियर हो रही हैं चीज़ें। ठीक, अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा ही कांस्टेंट होता है एंड डू नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक, क्या बोला मैंने? जो मास होता है स्मॉल m किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वो चेंज नहीं होता। अगर आपका मास यहां पर 5 है तो मून के ऊपर भी 5 होगा, सन के ऊपर भी 5 होगा। जितना यहां है उतना ही मून पर भी होगा, उतना ही सन पे भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, W इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यहां पर? जी के ऊपर। और जी हमें पता है कि हर जगह चेंज होती है। मून के ऊपर मैंने कितना बताया? 1/6 ऑफ दी अर्थ, है ना। और मैंने सन के ऊपर कितना बताया? 28 टाइम्स टू दी जी ऑफ अर्थ। यानी कि दोनों जगह अलग अलग है। तो मास तो हमारा सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन जी हमारा चेंज हो रहा है, इसलिए जो हमारा वेट होगा वो अलग अलग होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिख लेना इसको भी, या फिर मैं लिख ही रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, है ना, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, जिसको कि हम लोग कैपिटल एन से भी डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो रही होती है ना। जैसे कि अगर एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल दूं मैं, तो जो लोग पहाड़ों के ऊपर जाते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर जाते हैं, आपको पता होगा ये चीज़, है ना। जो लोग बढ़िया पहाड़ों पे जाते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। ठीक है, क्यों? जी की वजह से। ठीक है, अब हमें पता है ना भाई, हमने ये चीज पढ़ रखी है कि जी इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। यानी कि अगर हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बॉडी एंड सेंटर ऑफ द अर्थ, वो बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, जैसे ये हमारा नॉर्मल, मान लो ये हमारा नॉर्मल लैंड है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ द अर्थ से है, जैसे जैसे हम ऊपर 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 जाते हैं वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ने लग जाता है। अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, जैसे जैसे हमारी आर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, जी की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती जाएगी। जो हमारा जी होता है ये क्या करता है? ये होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे ऑक्सीजन का कम होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है हमारा और जी की वैल्यू कम हो रही है। इसी वजह से डेंसिटी भी कम होती है और प्रेशर भी कम होता है हमारा। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि प्रेशर कुकर का हमें इन्वेंशन करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेशर कम होता है तो खाना जल्दी पक नहीं पाता। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मेन चीज मैंने यहां पर क्या बताई कि भाई पहाड़ों पे लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। रीजन क्या था उसका? क्यों? बिकॉज वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसकी वजह से हो पाती है? जी की वजह से हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है यहां पर, तो जी की वैल्यू कम हो रही होगी। और जी ही जो है वो गैसेस को होल्ड करता है। ठीक है, ये जो जी है ना हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये गैसेस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। और यही कारण होता है सेम डेंसिटी का भी कि कम होती है, और प्रेशर का भी यही कारण होता है कि वो भी कम होती है। ठीक है, प्रेशर कम हुई तो हमने सोचा कि चलो प्रेशर कुकर बना लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से फिर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अलग अलग वेरिएशंस हो रहे होते हैं व्हेन इट कम्स टू हाइट, है ना, या फिर अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं तो फिर हमारे ग्रेविटी के साथ क्या हो रहा होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ। देखो, अगर मैं बात करूं वेरिएशंस की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक सेकेंड, हम बात कर रहे हैं वेरिएशंस की। ठीक है, किसकी वजह से?
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कि क्या क्या अलग हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिल रहे होते हैं। अगर मैं पहला बात करूं ड्यू टू एल्टीट्यूड, या फिर आप कह सकते हो हाइट, कि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है। मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा मान लो सेंटर हो गया, ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ को मैं आर ई से डिनोट कर रहा हूं, ठीक। ये जो अर्थ का सरफेस है वहां से जो हाइट है उसको मैंने एच बोल दिया, और जो सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच, ठीक। आर ई क्या है हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। लेकिन दोनों के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा कहां से हम मेजर करते हैं, मैंने बताया था कि बिल्कुल सेंटर से होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि एल्टीट्यूड में अगर हम ऊपर ऊपर जाते जाते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होता है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे, जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर ई प्लस एच का स्क्वायर। सेम चीज ही है जो यहां पर पहले हमने डिस्कस किया है, दैट इज जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। मैंने बस क्योंकि हमारी बॉडी हाइट के ऊपर जा चुकी है तो यहां पर मैंने हाइट को ऐड किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सिंपल सा फॉर्मूला याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब वही है कि जैसे जैसे ये वैल्यू हमारी डिस्टेंस की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे हाइट हमारा बढ़ता जाएगा या डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि भाई डेप्थ में क्या होता है, ड्यू टू डेप्थ, यानी कि अगर हम धरती के अंदर अंदर चले जाएं, ये मान लो कि हमारा कोई अर्थ है और ये मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ये मान लो हमारा आर ई, मान लो इसको, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये जो हमारा ये डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो इस केस में फॉर्मूला होता है हमारा डेप्थ की वजह से, ये हमारा हाइट की वजह से था, ये हमारा डेप्थ की वजह से है, इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन में आर ई, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे हमारा डेप्थ का वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे हमारा डी जो है वो डेप्थ है वो बढ़ता जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हमारा जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ, उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, है ना। ऊपर वाले केस में भी क्या हो रहा था, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही थी, जी की वैल्यू। यहां पर भी सेम है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे ही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि हम दोनों ही केसेस में कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे हम धरती से ऊपर चले जाएं या धरती से नीचे चले जाएं, हमारी जी जो है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिक्रीज ही करती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक सेकेंड, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। क्या बोला मैंने, चाहे हम एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पर चले जाएं या फिर हम डेप्थ पे चले जाएं, हमारे डी की वैल्यू डिक्रीज करती है। याद करने में आसानी होगी जिनको रट्टा लगाना है, जिनको नहीं लगाना है उनको मैंने रीजन बता दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे, यानी कि जब हम सेंटर ऑफ द अर्थ पे होते हैं, कहाँ होते हैं, ओके ग्राफ है हमारे पास, बढ़िया है। चलो अगर मैं बात करूं कि आपने सर ये तो बता दिया कि जैसे ही हम धरती से ऊपर जा रहे हैं बढ़िया, फिर कम हो रही है, धरती के अंदर जा रहे हैं तो भी कम हो रही है, लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करें, सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करें, वहां पर क्या होगा, तो वहां पर डेप्थ जो हो जाता है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाता है, तो जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी उस केस में, ठीक है। अब जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं समझा देता हूं ग्राफ के थ्रू, ठीक है। ग्राफ भी इसलिए रखा है मैंने, है ना, ग्राफ इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, तो ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हम बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ से शुरू कर रहे हैं। सेंटर ऑफ द अर्थ में हमारा क्या होता है, जी की वैल्यू जीरो होती है, हमें पता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जीरो होती है, कहां पर, सेंटर ऑफ द अर्थ में, ठीक है। अब हम जैसे जैसे सरफेस की तरफ आएंगे, अब हमें ये भी पता है कि भैया सरफेस पे मैक्सिमम होती है, ये धरती है हमारी जो चपटी वाली, है ना। अब ऐसे तो गोल होती है लेकिन हम ऐसे समझ पा रहे हो ना, ऐसे तो गोल है लेकिन हम सरफेस पे जो खड़े हुए हैं अभी वहां पर मैक्सिमम होती है, ठीक है। जो हमारी जी की वैल्यू है मैक्सिमम होती है। सबसे जीरो कहां पर होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ में।
तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते जाएंगे, सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ आते जाएंगे, यानी कि जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और जैसे ही सरफेस पे आते हैं वो मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। फिर जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं, जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाते हैं, जी की वैल्यू कम होने लग जाती है। और जैसे जैसे ही हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज करने लग जाती है, ठीक है। सरफेस से ऊपर गए डिक्रीज, सरफेस से नीचे गए डिक्रीज, सेंटर पे जीरो, ठीक है। ये इनसाइड द अर्थ, ये अबव द सरफेस वाला, ठीक है। क्या बोला मैंने? मान लो हम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, यहां से जीरो से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ से। जैसे 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 हम बिल्कुल जाते जाएंगे ऊपर की तरफ, कहां पर? सरफेस ऑफ द अर्थ की तरफ जाते जाएंगे, यहां पर बढ़िया वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे ही हम सरफेस पे पहुंच जाएंगे यहां पर मैक्सिमम हो जाएगी। और जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर 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 जाते जाएंगे वो वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ रहा है। हाइट बढ़ रहा है यानी कि आर की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अगर हाइट की वैल्यू बढ़ रही है, सॉरी, अगर हाइट बढ़ रही है यानी कि डिस्टेंस बढ़ रहा है दोनों के बीच में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जी कम हो जाएगी। ये बढ़ेगा, ये कम होगा, ये कम होगा, ये बढ़ेगा। समझ पा रहे हो? क्यों? रीजन समझा दिए हैं मैंने, आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं कि भैया रोटेशन ऑफ द अर्थ से, कैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ से, कि जब धरती घूम रही होती है उस समय क्या होता है, तो अगर मैं एग्जांपल लूं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, अगर घूम रही होगी तो भी कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारी धरती है, ये कुछ ज्यादा ही ऑब्लेट बन गया, कुछ ऐसा, हाँ, ठीक है। जो हमारी धरती है वो पोल्स पे फ्लैटेंड है, ठीक है, और बीच में बल्ज होती है, यानी कि बिल्कुल अंडे की आकार की होती है, ठीक है। यानी कि पोल्स पे क्या होता है, रेडियस जो होता है कम होता है एज कंपेयर टू जो हमारा रेडियस जो है किसके ऊपर, जो हमारा इक्वेटर की साइड पे होगा वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोल्स। क्यों? क्योंकि हमारी धरती जो है वो चपटी होती है पोल्स पे और बल्ज होती है मिडिल में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि धरती घूम रही होती है। तो ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा होगा कि अर्थ का ऐसा शेप क्यों है, तो उसमें रीजन दिया गया था कि भाई रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से ऐसा होता है। तो पोल्स पे रेडियस कम होता है, हो जाता है, और जो रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, तो जी की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है। क्या बोला मैंने? कि जैसे कि जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारा रेडियस होता है वो पोल्स पे कम होता है, ठीक है। ये हमारे पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। यहां पर रेडियस हमारा कम है अभी, ठीक है। तो अगर पोल्स पे रेडियस डिक्रीज कर गया, रेडियस डिक्रीज कर गया, अगर रेडियस डिक्रीज करेगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो हमें पता है कि इक्वेटर में जो हमारा रेडियस है वो बढ़ जाता है। अगर रेडियस बढ़ जाएगा जी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होती है, जी की वैल्यू ज्यादा होती है, या फिर इक्वेटर पे ज्यादा होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा सर पोल्स पे ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वहां पर रेडियस जो होता है हमारा कम होता है, डिस्टेंस जो होता है हमारा कम होता है। तो अगर डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि जी की वैल्यू हमारी ज्यादा होगी। लेकिन अगर वही बात करें इक्वेटर की, तो क्योंकि हमारा डिस्टेंस ज्यादा होता है तो हमारा वैल्यू जो है वो कम आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जी का कहां होगा? पोल्स के ऊपर होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल। कहां पर मैक्सिमम? अगर आपसे कोई पूछे कि जी की वैल्यू कहां पर होगी, तो आप बोलेंगे पोल्स के ऊपर, ठीक है। और मिनिमम अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे जी इज, सिंपल सा बोलो, इक्वेटर। समझ पा रहे हो मेरी बात का? इसके लिए आप फॉर्मूला भी एक होता है जी लैम्डा इक्वल टू, वैसे इसका मैंने यूज तो बहुत कम देखा है ना। जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में मैंने इसका जरूर देखा था। ये कुछ फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। ओमेगा क्या होता है यहां पर? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। आर ई क्या होता है हमारा? रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और लैम्डा होता है हमारा लैटिट्यूड। क्या होता है? लैटिट्यूड। तो पोल्स की बात करें तो लैम्डा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओमेगा की जो वैल्यू होती है
वो चेंज नहीं होती है ना, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जो अर्थ होता है, तो मतलब जितना स्पीड से अर्थ कल घूम रहा था उतना ही आज भी घूम रहा होगा उसी स्पीड से। ऐसा तो नहीं है कि स्पीड स्लो हो जाएगी, है ना। तो अगर लैटिट्यूड की बात करें, है ना, तो इसमें ही मैं 2-3 केसेस बता देता हूं आपको जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो मान लो कि पोल्स की बात कर रहे हैं, एट पोल्स, ठीक है। अब हमें पता है कि भैया लैटिट्यूड क्या होता है, वहां पर लैम्डा जो होगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होता है, ठीक। तो अगर इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर कॉस लैम्डा जो होता है ना, तो वो 90 डिग्री रखोगे, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो ये पूरा पोर्शन, है ना, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में पोल पे जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही वाला पोर्शन बच जाएगा, है ना। लेकिन अगर वही बात करूं मैं कि भैया इक्वेटर पे क्या होगा, है ना, लैम्डा एट इक्वेटर क्या हो जाएगा, जो लैम्डा की वैल्यू है इक्वेटर पे क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। वहां पर क्या थी, 90 डिग्री थी। जब आप उसको पुट करोगे इस वाले फॉर्मूले में, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, जब आप इसको पुट करोगे, ये इक्वेटर है, ठीक है। तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होती है, यानी कि जी इक्वेटर पे वैल्यू आ जाएगी हमारी इक्वेटर पे जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। अब आप देख रहे हो बहुत बढ़िया से कि यहां पर हम देख रहे थे कि सिर्फ जी हमारी वैल्यू आ रही थी, इसमें से कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यहां पर हमारा कुछ भी कम नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि ये वाली जो वैल्यू है ये कुछ डिक्रीज हो रही है, मतलब यहां में जी से कुछ माइनस करना पड़ रहा है, यानी कि अर्थात जी पे, मतलब जो हमारा इक्वेटर है उस पे जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा, यहां से कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर अर्थ की स्पीड बढ़ जाए तो क्या पोल पे ग्रेविटी पे कोई असर पड़ेगा, तो आंसर है नहीं, बट इक्वेटर पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, बिकॉज अगर स्पीड बढ़ गई तो वहां पर वो और बल्ज होने लग जाएगा ना, और फैलने लग जाएगा, है ना। तो अगर बल्ज बढ़ने लगा तो फिर क्या होगा, उससे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को। इसीलिए कहते हैं कि सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं इक्वेटर के पास से। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे वैल्यू जो होती है हमारी जी की मिनिमम होती है। समझ पा रहे हो, जो हमारे सैटेलाइट्स जहां से हमारे लॉन्च किए जाते हैं, कहां से किए जाते हैं, जो इक्वेटर के पास है जगह, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पर इक्वेटर के पास जो है जी की वैल्यू मिनिमम होती है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, ठीक। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो याद रख सकते हो आप, है ना। सारा कंक्लूजन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो कि समझाने के बाद मैंने सोचा था कि पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा, एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो मतलब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी जो होगी कहाँ पर डिक्रीज करती है, हाइट और डेप्थ दोनों के केस में ही वो डिक्रीज कर रही होती है। जी मैक्सिमम कहाँ पर होती है, पोल्स पे, मिनिमम कहाँ होती है, इक्वेटर पे, ठीक है। डिक्रीज करता है रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि जी डिक्रीज करता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। g decreases if angular speed of earth increases and increases if angular speed of earth decreases, ठीक है। यानी कि जब एंगुलर स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा अर्थ का, ठीक है, और इंक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ डिक्रीजेस, ठीक है। कब करेगी डिक्रीज, जब एंगुलर स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करेगी कब, जब एंगुलर स्पीड डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो इनको याद रखना है, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो हमारी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये क्या बला है सर, कह सकते हो कि जो हमारा अर्थ है ना, हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक। जो किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो वर्क जो है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि अर्थ हर बॉडी को अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है। कैसे अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। जो किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट में वर्क कर रही है तो हमारा वर्क जो है वो स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में। और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वही रट्टू तोते वाली, कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपी लिख रहा हूं, है ना,
of a body at a point in a gravitational field अगली बार मैं लिख कर ले आऊंगा इसको, ठीक है, ऑफ अनदर बॉडी is defined as the amount of work done in bringing the given body from infinity to that point. सिंपल भाषा मैंने जो समझाया है ना, वही चीज है ये। क्या है? अर्थ जो है बॉडी को अट्रैक्ट करती है, किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्योंकि बॉडी, मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये बॉडी है हमारी, ठीक है, अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये बॉडी है, अर्थ है, फोर्स लगाया, ठीक है, किस फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रही है जो है बॉडी को? वो बोलेंगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो अगेंस्ट में है ना चीज, ये ऊपर जा रही है कोई चीज, ये हमारी जो बॉडी है ऊपर जा रही है, अगेंस्ट फोर्स काम कर रहा है। तो जो वर्क है हमारा यहाँ पर किसी फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। किस फॉर्म में स्टोर होता है वो? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है वो, और उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला इसका होता है कैपिटल U इक्वल टू माइनस G कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन में R²। ठीक है, ये नेगेटिव साइन है और कुछ नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव वे में काम कर रही होती है, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी नीचे लग रही है, एनर्जी की फॉर्म में हमारा वर्क जो है स्टोर हो जाएगा, उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु को ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, लेट्स से रॉकेट को पार करना है, तो उसके पास कितनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए? ठीक है, जेन्युइन सवाल है ना भाई, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ग्रेविटेशनल पुल से पार करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास कोई रॉकेट है, तो उसके पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? द आंसर इज उसके पास एटलीस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए कम से कम। अगर इससे कम होगी तो कुछ नहीं हो सकता, अगर ज्यादा होगी तभी पार कर सकता है। अगर किसी रॉकेट को मान लो अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ना है ना, तो या फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से पार करना है, तो उसके पास कितनी होनी चाहिए? इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो पार कर पाएगा, अदरवाइज पार नहीं कर पाएगा। इससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, अगर इससे कम हुआ तो वो पार नहीं कर पाएगा। ठीक बात है। आगे देखो, स्केप वेलोसिटी। अब रॉकेट मोशन कर रहा है, ठीक है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तभी रॉकेट पार कर पाएगा। ठीक है, अगर कोई रॉकेट मोशन कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए तभी तो वो रॉकेट पार कर पाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला था मैंने यहां पर? अगर उसको पार करना है रॉकेट को, तो कितनी एनर्जी होनी चाहिए उसके पास? इतनी बराबर होनी चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर कोई बॉडी मान लो अट्रैक्ट कर रही है किसी फोर्स से आपको, अगर आप ऊपर जा रहे हो और आपको किसी बॉडी ने अट्रैक्ट किया, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उससे, तभी आप पार कर पाओगे। कितना ज्यादा लगाना पड़ेगा? इतना। ये तो उसके बराबर का फोर्स हो गया ना यार, इसे थोड़ा ज्यादा लगाओगे तभी पार कर पाओगे, यानी कि इतना तो चाहिए ही होगा ना एटलीस्ट, तभी आप उसको काउंटर कर पाओगे। अगर आप ऊपर जा रहे हो 10 की स्पीड से और 10 की स्पीड से ही मैं नीचे खींचूं, तो पार थोड़ी कर पाओगे, लेकिन इतना तो रिक्वायर्ड होगा ना। अगर आप 10 की स्पीड से ऊपर जा रहे हो और मैं 11 से नीचे फोर्स लगा लूं, तो आप नीचे चले आओगे। समझ पा रहे हो? वही चीज मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि अगर कोई रॉकेट जो है वो मोशन कर रहा है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी यहां पर, वो बराबर होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के। कौन से पोटेंशियल एनर्जी के? यू के, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो यू के बराबर होगी। यू क्या होता है हमारा? कैपिटल G M अपॉन में R²। ठीक है, और यहां पर हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। कैंसल आउट कर दोगे, ठीक है, और थोड़ा सा इधर उधर घुमाओगे ना, तो v इक्वल टू रूट ओवर, ये स्क्वायर की वजह से रूट आ जाएगा और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, GM अपॉन में R। ये हमारी होती है स्केप वेलोसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। ये मिनिमम वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी बोल लो, स्पीड बोल लो, बाय विच एन ऑब्जेक्ट कैन ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। क्या है ये? मिनिमम वेलोसिटी है ये, मिनिमम वेलोसिटी by which object
कैन ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ठीक बात है। तो अर्थ की स्केप वेलोसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना? किसके? मास के। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसको स्केप करने के लिए उतनी ही ज्यादा चाहिए होगी, स्केप वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा चाहिए होगी। अर्थ की स्केप वेलोसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसको स्केप करने के लिए उतनी ही ज्यादा स्केप वेलोसिटी चाहिए होगी। और डिस्टेंस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये देख सकते हो यहां पर। ठीक है, यानी कि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जितना बढ़ेगा डिस्टेंस उतना ही एनर्जी डिक्रीज करेगी। कितना मिनिमम चाहिए होता है? अगर फॉर्मूले में देखें तो √2g_re। ठीक है, ये मिनिमम होता है ना? अगर मैं इसको, अगर आपसे कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली वैल्यू पूछ लेते हैं कि स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना होना चाहिए मिनिमम, तो v मिनिमम होना चाहिए कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? स्केप वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि भाई समझाने के लिए ले रहा हूं कि मान लो कोई मिसाइल है, उसको लॉन्च किया गया, उसका वेलोसिटी जो है वो कम है स्केप वेलोसिटी से। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उन दोनों का अगर मैं सम करूं तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, जीरो आएगी, या फिर XYZ कुछ भी मान लो ऑप्शन। एक्चुअली 3 ही ऑप्शन मान लो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो मैंने क्या बोला? अगर स्केप वेलोसिटी से लॉन्च करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी के, तभी वो पार कर पाएगा, है ना? बट अगर स्केप वेलोसिटी कम है, क्या बोला था मैंने? काइनेटिक एनर्जी बराबर होनी चाहिए किसके? u के, तभी वो पार कर पाएगा। ठीक है, बट अगर कम है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ये वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम हो गई u से, ये पोटेंशियल एनर्जी है हमारा, यानी कि ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव मान लो, है ना? तो सम कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है हमारी, ये वैल्यू कम है। अगर बराबर होते दोनों तो जीरो आती, अगर पॉजिटिव आती तब हम कहते कि वो पार कर जाएगा इजिली। ठीक, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सैटेलाइट्स की, कि उनके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ सम लग रहा होगा, कुछ फोर्स लग रहा होगा, कैसे होता है, क्या होता है? तो अगर हम बात करते हैं सैटेलाइट की, तो हमारे पास 2 टाइप के सैटेलाइट हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है पोलर सैटेलाइट, दूसरा होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ठीक है, मान लो कोई भी सैटेलाइट है या फिर कोई भी हमारा मान लो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, या फिर मून भी ले लेते हैं। ठीक है, तो एक फिक्स पाथ में रोटेट कर रहे होते हैं, है ना? तो जो हमारी जियो स्टेशनरी जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं या फिर जियो सिंक्रोनस जो होती हैं, अगर आपसे पूछे कोई कि कितने देर में अर्थ का चक्कर लगाते हैं, तो क्या आप बताएंगे? द आंसर इज 24 आवर्स। ठीक है, तो जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं सबका मास क्या सेम होता है क्या? आंसर है नहीं। लेकिन क्या जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स घूम रहे होते हैं उनका टाइम पीरियड सेम होता है क्या? द आंसर इज यस। कितना टाइम होता है? 24 आवर्स। बिकॉज जो सैटेलाइट्स हैं उनकी वेलोसिटी और उनका टाइम पीरियड उनके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये चीज याद रखनी है हमेशा। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि उनका वेलोसिटी और उनका टाइम पीरियड उनके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब सैटेलाइट का मास ये डिसाइड नहीं करेगा कि कितना टाइम लगेगा, बिकॉज सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं हम कहां पर? ऑर्बिट में। कहां हम लॉन्च करते हैं उसको? ऑर्बिट में। अब सैटेलाइट के ऊपर भी 2 फोर्सेज लग रही होती हैं, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। मान लो ये सैटेलाइट, मान लो ये ऑर्बिट है सैटेलाइट का, यहां घूम रही है कुछ ऐसे। ठीक है ना? तो इसके ऊपर भी 2 फोर्सेज लग रही होती हैं। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अंदर की साइड लग रही होगी, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो मून वाला मैंने केस बताया था कि एक सेंट्रीपिटल लग रहा होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होता है। सेंट्रीपिटल किसकी वजह से लग रहा होता है? अर्थ की वजह से। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लग रहा होता है? बाहर की तरफ। ठीक,
तो ऑर्बिट वो जगह है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है सेटेलाइट पर, वो बराबर होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, यानी कि जो हमारी एफ जी होगी ये एफ सी के बराबर होती है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बराबर होते हैं, तभी वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम पाती है, वहीं पर दोनों बैलेंस आउट हो जाते हैं ना, ठीक है, इक्वल हो जाते हैं। ठीक, अब मैं एग्जांपल लूँ क्या एक और, चलो ले लो एग्जांपल यार। तो एक्चुअली क्या होता है ना, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, ठीक है, तो सैटेलाइट्स एंगुलर मोमेंटम वहां पर कंजर्व हो जाएगा अगर वो जीरो हो जाता है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि सैटेलाइट जो है ना वो ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये मान लो एक समझाने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लो अर्थ है, ये हमारा जो ऑर्बिट है, ये मान लो इसकी हाइट है कुछ h। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये मास ऑफ द अर्थ मैंने कैपिटल M ले लिया है, ये मान लो सैटेलाइट है हमारी। ठीक है, इसके दो पंख बना दो ऐसे, इसका मास स्मॉल m ले लो। ठीक है, ठीक है, इसके बाहर वो लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ये उसका है, ये जो है ये है ऑर्बिट। ठीक, आ रही हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, अगेन यहां से मान लो ये आ रही है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, सैटेलाइट की वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट की वेलोसिटी को वीओ यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि दोनों जो फोर्सेस होंगी वो इक्वल हो जाती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी? जो अंदर की साइड लग रही है और दोनों बाहर की साइड लग रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो जाएगा। तभी क्या होता है उसकी वजह से कि जो हमारा सैटेलाइट है उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक और ऑर्बिट में घूम रही होती है। अगर इनकी वैल्यूज को पुट कर दूं मैं, तो एफ जी मैंने क्या बताया था, कैपिटल जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, और मैंने इसका क्या हो जाएगा स्मॉल एम वी नॉट आर स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, तो जब आप इसको थोड़ा बहुत कैंसल आउट करेंगे तो वी ओ इक्वल टू रूट जी एम अपॉन में आर हमारा वैल्यू आएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा m है वो m से कैंसिल हो गया है ना, यानी कि मास ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता वीओ। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सैटेलाइट का मास ये डिसाइड नहीं करेगा कि कितना टाइम लेगा, बिकॉज सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं कहां पर? ऑर्बिट में। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से फिर वो घूम रहा होता है। ठीक, वीओ डिपेंड करता है मास ऑफ द अर्थ। किसके ऊपर डिपेंड करता है वीओ? यहां पर आप देख सकते हैं मास ऑफ द अर्थ। फॉर्मूला मैंने इसीलिए डिराइव किया ताकि इससे आपको पता चले कि किसके ऊपर एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है। तो मास ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, और दूसरा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? आर के ऊपर। अगर ये बढ़ जाए तो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाइट के ऊपर एक्चुअली में डिपेंड कर रहा होता है। ठीक, आई होप इतनी बात क्लियर हो जाएगी। एच यहां पर क्या है हमारा? हाइट फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा वीओ। तो राम कहानी यहीं खत्म करते हैं भाई, है ना। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट्स और हैं उनको मैं क्वेश्चंस के थ्रू खत्म कर दूंगा। ऑल्दो मैंने सारी चीजें बता दी हैं आपको, अगर कुछ होगा मुझे लगेगा कि और कुछ बताना है आपको तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज चीजें हो चुकी है मेरी साइड से ग्रेविटी में। ठीक है, और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो उसमें मैं चीज़ें क्लियर करता ही हूँ, है ना। 10-12 क्वेश्चंस होते हैं जिनसे मैं जो छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, वहीं पर मैं डिस्कस कर लूंगा इसको, है ना। अभी के लिए थैंक यू सो मच। If you like the session then please do like, share and subscribe the channel, और as a token of appreciation you can tell me कि कैसा लगा है वीडियो, और जो भी आपकी भावनाएं हैं आप बता सकते हैं कि सर लेट हो गया क्लास, समथिंग लाइक दैट, तो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे अहेड।